आप सभी का एक बार फिर से मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम हिंदी साहित्य की जो 10 नंबर की जो क्लास है उससे साहित्य का महाअभ्यास हम कर रहे हैं। हिंदी साहित्य में वन लाइनर क्वेश्चन है, उसकी सीरीज है, वो हमारी चल रही है। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए सीधी चर्चा करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो ये रहा। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है। हिंदी के अंदर दोहा चौपाई का जो प्रयोग करता है सबसे पहले वो सरहपा ने किया है। सबसे पहले सरहपा के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न वो ये है, हिंदी में रीतिकाल का प्रथम ग्रंथ का क्या नाम है। हिंदी में जो रीतिकाल है उसका जो प्रथम ग्रंथ है उसका नाम क्या है। उसका नाम है हित तरंगिणी। हित तरंगिणी है वो रीतिकाल का प्रथम ग्रंथ है। रीतिकाल का प्रथम ग्रंथ है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में रीतिकाल का प्रथम ग्रंथ जिसका नाम हित तरंगिणी है उसके रचनाकार कौन है। तो हित तरंगिणी है, उसके जो रचनाकार है उस रचनाकार का नाम कृपाजी है। हिम तरंगिणी के लिए इन्हें साहित्य पुरस्कार भी मिला हुआ है। वो प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है। हिंदी का प्रथम जो गीति नाट्य है वो करुणालय है। करुणालय क्या है। करुणालय एक गीति नाट्य है। करुणालय गीति नाट्य है। हमारा अगला प्रश्न है वो यह है कि हिंदी के प्रथम गीति नाट्य करुणालय है उसके रचनाकार कौन है। जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद गीति नाट्य जो प्रथम गीति नाट्य है इन्होंने क्या दिया है, प्रथम गीत जो नृत्य है या नाट्य है उसको इन्होंने जयशंकर प्रसाद ने दिया है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो यह है कि हिंदी में काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन सी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिंदी के अंदर काव्य शास्त्र की जो प्रथम पुस्तक है उसका पूछा है कि हिंदी में जो काव्य शास्त्र है वह पुस्तक साहित्य लहरी है। साहित्य लहरी है वो काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक है। हमारा आज का अगला प्रश्न है वो हिंदी में काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक जिसका नाम साहित्य लहरी है वह के रचनाकार है। साहित्य लहरी रचना की रचनाकार सूरदास जी हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता कौन है। रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता भट्ट लोलट है। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध हिंदी सम्मेलन कब एवं कहाँ आयोजित किया गया था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया था और कब किया गया था। तो उसका आयोजन है वो 1975 ईस्वी नागपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम एकांकी क्या है। हिंदी का प्रथम एकांकी है वह है एक घूंट। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट के रचनाकार कौन है। जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रथम एकांकी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की प्रथम रचना का नाम है। छंद से हम
छंदमाला है वो याद रख सकते हैं। छंद शास्त्र की प्रथम रचना छंदमाला है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की प्रथम रचना छंदमाला के रचनाकार है। छंदमाला के रचनाकार केशवदास जी हैं और ये रीतिकाल से संबंधित है। रीतिकालीन कवि है। हमारा अगला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है? सूफी हम प्रेमाख्यान की बात करें तो चंदाइन मुल्ला दाऊद के चंदाइन है वो मुल्ला दाऊद की रचना है। प्रश्न आ ही गया अगला कि सूफी प्रेमाख्यान के प्रथम काव्य है, उसकी रचनाकार किसने यानी किसने लिखा था? सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य रचनाकार किसने लिखा है? मुल्ला दाऊद के द्वारा ये लिखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता कौन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आचार्य केशवदास, ये प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हमारा अगला प्रश्न है वो हिंदी का प्रथम गीत रचयिता कौन है? हिंदी का प्रथम जो गीत रचयिता है वो विद्यापति है। विद्यापति की रचनाएं पद्मावत है। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो पद्मावत रही है और मुकरियां इन्होंने लिखी है। दोहा शकुन इन्होंने लिखा है। अनेक रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई है। जो महत्वपूर्ण रचना है उसका नाम पद्मावत। हमारा जो अगला प्रश्न है वो हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? हिंदी के अंदर जो प्रयोगवाद शब्द है वो किन्होंने दिया था? नंदलाल वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। बहुत ही नंदलाल वाजपेयी ने प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करता है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो यह है कि हिंदी में नई कविता का सर्वप्रथम नामकरण करता कौन है? हिंदी के अंदर जो नई कविता है वो अगे के द्वारा दी गई थी। नई कविता अगे के द्वारा दी गई थी। हमारा जो अगला प्रश्न है वो हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक है। हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक कालिदास की आलोचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति या जिसको हम अध्यक्ष बोल सकते हैं, जो प्रथम अध्यक्ष है या सभापति है वो भी किसके? प्रगतिशील जो लेखक है उस संघ के हैं प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी रहे हैं। हमारा आज का जो अगला प्रश्न है वो यह है कि हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन थे? हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक है डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान थे। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम तुलनात्मक आलोचक पदम सिंह शर्मा थे। महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था। हमारा अगला प्रश्न है वो हिंदी का प्रथम रेखाचित्र संकलन कौन सा है? पदम पराग है। हिंदी का प्रथम रेखाचित्र संकलन है वो पदम पराग है। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम रेखाचित्र संकलन पदम पराग के रचनाकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। पदम सिंह शर्मा, ये प्रश्न है वो कॉलेज व्याख्याता के अंदर आया हुआ प्रश्न है।
हमारा अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर कर्रे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो बाल गंगाधर खल्ले हैं, वो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र क्या है? समाचार सुधा वर्षन। हिंदी का जो प्रथम दैनिक पत्र है उसका नाम समाचार सुधा वर्षन है। समाचार जो सुधा वर्षन है ये क्या है? हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र है, हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण, ये मिलान के अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये पूछा गया था, उदंत मार्तंड है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी? हिंदी की जो प्रथम पत्रिका है उसका नाम संवाद कौमुदी है। वेरी इंपॉर्टेंट, संवाद कौमुदी क्या है? हिंदी की प्रथम पत्रिका, प्रथम पत्रिका, हिंदी की प्रथम पत्रिका का नाम संवाद कौमुदी है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? कौन निम्नलिखित में से ये प्रश्न, हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन है, वो हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। हमारा अगला प्रश्न है वही है कि हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना को मिला था? चितंबरा रचना के लिए हिंदी साहित्य का प्रथम है वो फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार चितंबरा रचना के लिए किस रचनाकार को मिला था? सुमित्रा नंदन पंत जी को ये पुरस्कार मिला था। किस रचना के लिए? चितंबरा रचना के लिए ये पुरस्कार मिला था। हमारा जो अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को दिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिम तरंगिणी रचना को हिंदी साहित्य का प्रथम अकादमी पुरस्कार, वो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार रचना हिम तरंगिणी को मिला, वो किस रचनाकार को मिला था? माखनलाल चतुर्वेदी को ये पुरस्कार है वो मिला गया था। और ये किस रचना के लिए मिला था? रचना का नाम हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी जो रचना है उसके लिए इनको प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो मिला था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान पुरस्कार किसे मिला था? डॉक्टर रामविलास शर्मा को इनको प्रथम व्यास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित है वो किया गया था डॉक्टर रामविलास शर्मा को। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान डॉक्टर रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए मिला था? ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के भाषा परिवार और हिंदी, इनकी जो रचना थी इसके ऊपर इनको प्रथम व्यास सम्मान है वो प्रथम व्यास सम्मान दिया गया था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम सरस्वती सम्मान किसे एवं किस लिए मिला था? हरिवंश राय बच्चन है। हरिवंश राय बच्चन को आत्मकथा के लिए इनको प्रथम सरस्वती सम्मान
साहित्य की हिंदी साहित्य में प्रथम सरस्वती सम्मान है वो दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लोचन प्रसाद पांडे ने गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। गीति काव्य जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अगला प्रश्न, गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे ने किस रचना में किया था? कुसुमाता की भूमिका। सबसे पहले जो गीति काव्य शब्द है इसका प्रयोग किसने किया? लोचन प्रसाद पांडे ने। और किसके अंदर किया था? उनकी एक रचना थी जिसके अंदर, जिस रचना का नाम कुसुमाता की भूमिका है। ये प्रश्न है वो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि आदिकालीन साहित्य का विभाजन कितने भागों में किया जाता है? आदिकालीन जो साहित्य है उसका विभाजन 4 कालों के अंदर है वो किया जाता है। हमारा जो अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य के विभाजन से संबंधित सही कथन हमें चुनना है कि इनमें से कौन सा है वो सही कथन है। पहला ऑप्शन है वह है कि रासो साहित्य जिसे चारण साहित्य कहा गया। बी नंबर ऑप्शन है रास साहित्य जिसे जैन साहित्य भी कहा गया। तीसरा है सिद्ध साहित्य जिसे बौद्ध साहित्य भी कहा गया। चौथा है नाथ साहित्य जिसे शैव साहित्य कहा गया। उपयुक्त सभी सही है। तो रासो साहित्य जिसको चारण साहित्य है वो कहा जाता है। रास साहित्य जिसके अंदर जैन साहित्य है वो आता है। सिद्ध साहित्य के अंदर बौद्ध साहित्य है वो आता है। और नाथ साहित्य है इसके अंदर शैव है, शैव साहित्य है वो आता है। तो इस प्रकार ये चारों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की किस साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कह करके पुकारा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राम नहीं, रास साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य या सभी सही है। तो इन्होंने सांप्रदायिक शिक्षा कह करके राज साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, इन तीनों को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर इन्होंने पुकारा है। सांप्रदायिक शिक्षा। सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कह करके पुकारा है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के किस साहित्य को माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के किस साहित्य को माना है? रास साहित्य को इन्होंने माना है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, आदिकालीन साहित्य में चारों साहित्य रास, सिद्ध, नाथ और रसों के अलावा जो रचनाएं मिलती है उन्हें क्या कहा जाता है? फुटकर रचनाएं, फुटकर रचनाएं इन्होंने कहा है। ये प्रश्न है वो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आदिकालीन साहित्य के अंदर जो 4 साहित्य हैं जिसके अंदर रास है, सिद्ध है, नाथ है और रसो, इनके अलावा कुछ ऐसी रचनाएं मिलती हैं जिनको इन्होंने वो क्या कहा है? फुटकर रचनाएं कहा है। हमारा अगला प्रश्न है वो यह है कि आदिकालीन साहित्य में कुछ ऐसी रचनाएं भी मिलती है जिनका इन चारों यानी रास साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य से कोई संबंध नहीं पाया जाता। उन्हें डॉक्टर नगेंद्र की बात हम कर रहे हैं कि डॉक्टर नगेंद्र ने उसको किस नाम से है वो पहले हमने देखा कि आचार्य इनके अलावा किसने इनके अलावा है वो फुटकर रचनाएं कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और अब डॉक्टर नगेंद्र ने इनके अलावा जो इन्होंने आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य है वो किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने।
डॉक्टर नगेंद्र जी ने है वो कहा है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि रासो साहित्य में किस प्रकार की रचनाएं हैं वो मिलती है। वीर गाथात्मक प्रकार की जो रचनाएं हैं वो मिलती है, जैसे बिसलदेव रासो है, बिसलदेव रासो है, जो नृपति नाल है, परमाल रासो है। ऐसी अनेक रचनाएं हैं वो रासो साहित्य के अंदर हमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, रासो साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना है वो कौन सी है। सर्वश्रेष्ठ रचना है वो पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रवरदाई की रचना है। पृथ्वीराज रासो के बाद हमने देखते हैं कि रासो साहित्य किस परंपरा से संबंधित है। ये परंपरा से संबंधित हमने ये प्रश्न पूछा है, तो चारण परंपरा से संबंधित ये रासो साहित्य है वो किससे संबंधित है। रासो साहित्य है वो चारण परंपरा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रासो साहित्य किस भाषा में लिखा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रासो साहित्य है वो डिंगल भाषा के अंदर लिखा गया था। रासो साहित्य डिंगल भाषा के अंदर लिखा गया था। हमारा आज का जो अंतिम प्रश्न है वो यह है कि रासो साहित्य में कितनी प्रवृत्तियां मिलती है। 3 प्रवृत्तियां रासो साहित्य के अंदर 3 प्रवृत्तियां है वो मिलती हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे।